अगर आप इस कहानी का पिछला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी। आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। अनुज अनीसा को अपने हॉस्पिटल मरीज को देखने आने के लिए बोल तो दिया, पर उसे अनीसा बहुत ही घमंडी लगी। उसे भरोसा नहीं था कि अनीसा हॉस्पिटल आएगी। इधर कॉलेज को देखकर अनीसा को वो दिन याद आ गए जब उसे यहाँ धैर्य मिलने आया था। सब कुछ वैसा ही था, बस धैर्य नहीं था। वो खुद हैरान थी कि उसने यहाँ 4-5 साल बिताए, लेकिन उसे सिर्फ धैर्य के साथ बिताया एक दिन ही याद आ रहा था। उसने दिल में ये शेर पढ़ा, बहुत जिंदगी निकली मगर अब ये सोचते हैं, जो तेरे साथ गुजरी है बस उतनी जिंदगी जी है। वो दिल ही दिल में धैर्य को याद करती आ रही थी। उसके साथ चलने वाले सोच रहे थे कि शायद ये ज़्यादा पढ़ जाने के कारण ऐसा कर रही है। वो अपनी क्लास में जिससे कभी वो बैठती थी, वहीं पर आज उसे लेक्चर देना था। वो गई और लेक्चर दिया। इसने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया, फिर बच्चों ने सवाल पूछे, उसने सबके जवाब दिए। इसी बीच एक लड़के ने पूछा, डॉक्टर अनु आप इतनी सुंदर हैं, आपने शादी क्यों नहीं की? जी मैं किसी को पसंद करती थी, भगवान को भी उसी से प्यार हो गया। इस खेल में मैं हार गई और भगवान उसे अपने पास ले गए। बताते हुए उसकी आंखें भर आई। उसने अपने आंसू पोंछे और इसी तरह उनके सवालों के जवाब देती रही। वो शाम को वहाँ से फ्री हुई। वो कॉलेज से होटल जाने लगी तो उसने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर सेंट थॉमस हॉस्पिटल ले चलो। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल की रिसेप्शन पर थी। उसने वहाँ से अनुज के बारे में पूछा, जी मुझे डॉक्टर अनुज से मिलना है, कहाँ मिलेंगे? जी उनकी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में है, रिसेप्शनिस्ट बोली। अनीसा उसके बताए रास्ते पर चली गई। वो इमरजेंसी वार्ड में आई तो उसे अनुज नहीं मिला। उसने एक डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर अनुज कहाँ मिलेंगे? वो बाहर गए हुए हैं। आप डॉक्टर अनु हैं, फेमस फिजियोथेरेपिस्ट हैं? हाँ, असल में मुझे डॉक्टर अनुज ने यहाँ किसी इंडियन पेशेंट को देखने के लिए बुलाया था, मैं उसी को देखने आई हूँ। ओह इंडियन पेशेंट तो एक ही है यहाँ पर, चलिए मैं ले चलता हूँ, कहकर वो उसे अपने साथ एक कमरे की तरफ ले गया। अनीसा उसके पीछे चल रही थी। उसे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। उसे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो नर्वस हो रही थी। उसने कमरे में कदम रखा और पेशेंट की तरफ देखा। पेशेंट सो रहा था। उसके मुंह पर एक स्कार्फ था। अनीसा उस स्कार्फ को देखकर याद आया कि ऐसा ही स्कार्फ उसके पास भी था। वो डॉक्टर के पीछे पीछे थी। जाने क्यों उसकी धड़कन बढ़ रही थी और कदम लड़खड़ा रहे थे। किसी मरीज के लिए पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो कभी घबराती नहीं थी, तो आज क्यों ऐसा हो रहा है? वो खुद को समझाती हुई बोली, डर क्यों रही है? अगर ठीक हो गया तो ठीक, हम कोशिश तो पूरी करेंगे। डॉक्टर ने जाकर पेशेंट को जगाया। डॉक्टर अनीसा के आगे खड़ा था, सो उसे मरीज का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अनीसा डॉक्टर के बराबर आई तो उसने पेशेंट की तरफ देखा। वो उसे देखते ही रह गई। धैर्य ने भी आंखें खोली तो अनीसा को अपने सामने देख मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि वो सपना देख रहा है। ऐसा सपना उसे रोज ही आता था, खुली आंखों का सपना। अक्सर वो अनीसा को अपने पास खड़े पाता था। दूसरी तरफ अनीसा तो मानो पत्थर हो गई हो। वो वहीं में जम गई हो, ना हाथ पैर हिला रही थी और न ही पलकें झपका रही थी। वो एकटक धैर्य को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहे जा रहे थे। उसके दिल दिमाग में हलचल मची पड़ी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये धैर्य है, ये कोई सपना है क्या? वो पलकें झपकाना नहीं चाहती थी। उसे डर था कि कहीं धैर्य उसकी आंखें झपकने से गायब न हो जाए। डॉक्टर उसे बताए जा रहा था, पर उसे नहीं पता था कि ये कुछ सुन ही नहीं रही थी। अनीसा उसके चेहरे की तरफ बढ़ी तो डॉक्टर पीछे हो गया। अनीसा ने उसके चेहरे को अपने हाथ से छू कर देखा। वो धीरे धीरे उसके चेहरे को सहलाने लगी। उसने उसके माथे पर हाथ फेरा, फिर उसकी पलकों पर, फिर उसकी नाक और अंत में उसके होठों पर। उसके होठों को जैसे ही अनीसा की उंगलियों ने छुआ, धैर्य के शरीर में कंपन हुआ। वो जैसे गहरी नींद से जागा। उसने अनीसा का हाथ पकड़ लिया। वो बोला, अनीसा क्या सच में तुम हो? तुम क्यों आई? मैंने उस कमीने को कहा था कि तुम्हें न बताए, पर उसने तुम्हें बता ही दिया। धैर्य की बात सुनकर अनीसा भी जैसे सपने से बाहर आई। उसने वेट नैपकिन से अपना मुंह साफ किया और बोली, डॉक्टर इनकी फाइल दिखाइए। डॉक्टर ने उसे फाइल पकड़ा दी। वो फाइल पढ़ने लगी। वो धैर्य को बिल्कुल ही इग्नोर कर रही थी। धैर्य उसे देखता रह गया। ये ऐसा क्यों दिखा रही हो, मानो वो उसे जानती ही न हो। ये ऐसा क्यों दिखा रही है, जैसे वो सिर्फ एक डॉक्टर हो जो उसका इलाज करने आई हो। धैर्य बहुत कुछ बोलना चाहता था। उसके मुंह खोलने से पहले ही अनीसा बोली, मिस्टर सेठ आप चुपचाप लेटे रहे, मैं आपकी फाइल पढ़ रही हूँ।
आप बार बार बीच में बोलिए मत, कहकर वो फाइल पढ़ने लगी। उसे पता चला कि ये उसी दिन यहाँ आ गया था जिस दिन हम इसके मरने का शोक मना रहे थे। ये यहाँ आ गया था, तब से कोमा में था, अभी कुछ महीने पहले ही होश में आया है। शायद जब कमल यहाँ आया था वो इसी के पास आया होगा। उसने एक बार भी मेरे दर्द के बारे में नहीं सोचा। वो फाइल पढ़ रही थी, अक्षर धुंधले पड़ने लगे, उसकी आंखों में फिर पानी आ गया। उसने सबसे बचाकर अपनी आंखें साफ की। धैर्य को उसके रवैये से साफ दिख रहा था कि वो उसकी बात के कारण नाराज़ हो गई है। उसने फिर कुछ नहीं कहा। तभी अनुज वहाँ आ गया। अनीसा उससे हंसकर बोली, डॉक्टर अनुज, आप मुझे बुलाकर खुद ही गायब हो गए। आपने लाख छुपाया, मैंने फिर भी ढूंढ ही लिया आपके मरीज को। मैंने इनकी फाइल स्टडी की है, इनके लेटेस्ट टेस्ट करवाइए, फिर रिपोर्ट्स देखकर ही कुछ कह सकती हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ या नहीं, पर मैं कोशिश पूरी करूँगी। सॉरी डॉक्टर, असल में मैंने सोचा कि आप फ़ोन करके आएंगी। अनुज उसे कैसे कहे कि उसे इसके आने की उम्मीद नहीं थी। अनीसा ने दोबारा धैर्य की तरफ पलट कर नहीं देखा। उसे एहसास हुआ कि उससे गलती हुई जो उसने सोचा कि धैर्य उससे प्यार करता है। असल में धैर्य ने उसे प्यार किया ही नहीं। अगर ऐसा होता तो होश में आते ही वो इससे मिलना चाहता। कमल ने इसे बताया ही होगा। अगर उसने मेरा स्कार्फ लाकर इसे दिया है तो इसे मेरे बारे में भी बताया ही होगा। मिलने पर खुश होने की जगह कह रहा है कि इसने कमल को मुझे बताने को मना किया था। मैं रोऊं तड़पूं, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं भी छोड़ दूंगी, मैं क्यों खुद को इस पर थोपूं। धैर्य ने उसे बुलाने की कोशिश की पर वो उसकी बात सुनना नहीं चाहती थी। उसने एक पेपर अनुज को दिया और बोली, डॉक्टर अनुज, मैंने ये टेस्ट लिख दिए हैं, आप करा लीजिएगा। रिपोर्ट आते ही मुझे भेज दीजिएगा, ये मेरा नंबर है। कहकर उसने उसी पेपर पर अपना फ़ोन नंबर लिख दिया था। कहकर वो धैर्य की तरफ देखे बिना ही बाहर निकल गई। कमरे से बाहर आते ही उसके आंसू बह निकले। वो धीरे धीरे कमरे से दूर जा रही थी। तभी अनुज उसे पुकारता हुआ उसके पीछे आ गया और बोला, सॉरी डॉक्टर अनुज, सच बताऊं, आपने मेरा फ़ोन नंबर नहीं लिया था और न ही अपना नंबर दिया था, तो मुझे लगा कि आपने वैसे ही आने को कह दिया होगा। लेकिन मैं गलत था, आप वैसी नहीं हैं जैसा मैंने सोचा। आई एम रियली सॉरी। अनीसा ने अपने आंसू साफ करते हुए उसकी तरफ मुड़ कर कहा, कोई बात नहीं, इंसान ऐसे ही गलतफहमियों में ज़िंदगी गुजार देता है। आपने तो फिर भी कुछ घंटे ही बिताए। कहकर वो मुस्कुरा दिया। पर यह उसे खुद को पता नहीं था कि वो खुद पर हंस रही थी या धैर्य पर। आप यहाँ तक आई हैं, एक कप कॉफ़ी ही पी लेती, अनुज बोला। उसका दिल आ गया था इस पर। सॉरी, फिर कभी, अभी मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। आप मुझे रिपोर्ट्स भेज दीजिएगा। मैंने वापस जाना था पर आपके कहने पर यह केस देख कर जाऊँगी। कहकर अनीसा वहाँ से चली आई। अनुज उसके साथ बातें करता हुआ उसे नीचे तक छोड़ने आया। डॉक्टर अनु, आप कहाँ ठहरी हैं? मैं आपको छोड़ देता हूँ, अनुज बोला। नहीं, मुझे कार मिली हुई है, ड्राइवर वेट कर रहा है, थैंक यू। कहकर वो कार की तरफ चली गई। अनुज वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। फिर वो वापस ऊपर धैर्य के पास आ गया। जानते हो धैर्य, ये ना डॉक्टर अनु थी। ये इंडिया की मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इन्हें इनके कॉलेज ने सम्मानित करने के लिए कॉलेज में बुलाया था। मैं वहीं मिला था इनसे। मैंने इन्हें तुम्हें देखने की रिक्वेस्ट की थी। इतना बिजी होने के बाद भी ये आ गई। मुझे लगा था कि ये नहीं आएंगी पर ये आ गई। अब कल रिपोर्ट्स आने के बाद देखते हैं। अनुज बोलता चला गया। धैर्य हमेशा की तरह चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। फिर खुद को कोसने लगा कि इतनों दिनों बाद वो मिले थे और उसने उसे क्या कह दिया। अब वो नाराज़ हो गई। मैं क्यों उसके साथ ऐसा करता हूँ? क्यों हर बार उसे दुखी कर देता हूँ? उसकी आंखों में आंसू आ गया। अनुज उसे रोते देखकर उसकी आंखें साफ करता हुआ बोला, दिल छोटा नहीं करते हैं, जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाओगे, देखना अनु तुम्हें ठीक कर देगी। अनीसा सारे रास्ते रोते हुए आई। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर धैर्य ने ऐसा क्यों किया। क्या उसे कमल ने बताया नहीं होगा कि मैंने इसके प्यार के खातिर अपना घर परिवार सब छोड़ दिया। हर सांस में बस तेरा नाम लिया, हर दुआ में रब से तुझे मांगा, तुम्हें चाहा, तुम्हें पूजा है मैंने, और तुम इस तरह बोले मानो मुझे देखकर झटका लगा हो कि यहाँ कैसे आ गई। अनीसा को एक शेर याद आया, कितना चाहते हैं हम तुम्हें पर तुम तो आसमान ही बन बैठे। भूल से तुम्हें रब क्या कह दिया, तुम सच में भगवान ही बन बैठे। वो सोचे जा रही थी और रोए जा रही थी। भगवान ने उसे ये दिन क्यों दिखाया? मैं आराम से जी रही थी, मुझे यहाँ क्यों लाया? क्यों धैर्य से मिलाया? मैंने उसकी याद में ज़िंदगी काट लेनी थी, फिर क्यों उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया? क्यों क्यों क्यों? मैडम, होटल आ गया है, ड्राइवर ने कहा।
वो पीछे मुड़ा तो उसे रोता देखा था। उसने पूछा, मैडम क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, फैमिली को मिस कर रही हूँ। उसने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया। वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में आ गई। धैर्य के सारे टेस्ट करवाए गए। वो जैसे ही फ्री हुआ तो उसने कमल को फ़ोन किया। दूसरी तरफ से फ़ोन उठते ही वो बोला, कमल तूने बताया नहीं कि अनीसा यहाँ आने वाली है। क्या अनीसा, वो वहाँ कब आई? कमल हैरानी में हकलाते हुए बोला। हाँ, यही तो पूछ रहा हूँ। मुझे सच में नहीं पता, मैं काम में ज़्यादा बिजी हो गया था, उनसे बात ही नहीं कर पाया। 1 मिनट, तू क्या कह रहा है? वो तेरे पास आई थी? मतलब उसे पता चल गया यही कि तू जिंदा है? कमल ने हैरानी से पूछा। हाँ, अनुज ने उसे बुलाया था, वो मेरा इलाज करेगी। वाह क्या बात है, अब तो खुश है तू। तेरी मंजिल खुद चलकर तेरे पास आ गई। फिर कैसी रही ये मुलाकात? हाँ, काश मैं भी वहाँ होता। सब ठीक ही रहा ना? अब तो खूब गले वगैरह मिल लिए होंगे। कमल उसे छेड़ते हुए बोला। नहीं, उल्टा मैंने उसे नाराज़ कर दिया। उसे देखते ही मैंने तुझे गालियाँ निकाली कि तूने उसे मेरे ज़िंदा होने के बारे में क्यों बताया। इस बात से वो नाराज़ हो गई। भला मैंने उसी की भलाई के लिए उसे बताया नहीं था? वो मुझसे बात नहीं करती, धैर्य ने उसे बताया। क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है, मुझे लगता है एक्सीडेंट ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है शायद। अगर वो अचानक आ गई तो खुश हो लेता। उस पर क्या बीती होगी, कभी सोचा है? एक 26-27 साल की लड़की तेरे लिए तेरी विधवा बनकर अपने घर वालों को छोड़कर तेरे पापा के पास रह रही है, जबकि उसके लिए दुनिया में रिश्तों की कोई कमी नहीं है। पर तुम्हें क्या पड़ी है? कमल को गुस्सा आ गया। सॉरी यार, गलती हो गई, पर तू ये भी तो देख कि मेरी हालत क्या हो गई है। मुझसे शादी करके न तो उसको मानसिक सुख मिलेगा और न ही शारीरिक। फिर मैं क्यों उसे उम्मीद दूँ? जानते हो, अब अगर मैं उसे उम्मीद देता हूँ और कल को वो मुझसे तंग आ गई तो जो अब अच्छा लगता है वो मिल जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इससे अच्छा तो यही है कि मैं उसे पहले ही नाराज़ कर दूँ। अगर वो तुझे फ़ोन करे तो कह देना कि मैंने मना किया था, धैर्य बोला। तुम ये सब कितनी आसानी से कह रहे हो, पर तुम्हें उसके दिल के बारे में भी सोचना चाहिए। वो तुम्हें कितना प्यार करती है, मैंने देखा है। उसने एक पल के लिए भी तुम्हें दिल से नहीं निकाला। उसकी सुबह धैर्य से शुरू होती है और रात धैर्य से ख़त्म होती है। यह उसकी दुआओं का असर है और उसी का प्यार है कि तुम आज जिंदा हो, कमल उसे समझाते हुए बोला। मैं जानता हूँ, इसलिए ही कह रहा हूँ। मुझे पता है मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। सारी उम्र इसी तरह बिस्तर पर पड़े पड़े निकालूंगा। ऐसे में अगर मैं उससे शादी कर लेता हूँ तो वो खुशी खुशी शादी कर लेगी। पर क्या ये मेरा स्वार्थ नहीं होगा उसे अपने साथ बांधे रखना? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ। वो मुझे प्यार करती है, मेरे लिए यही बहुत है। उसका फ़ोन आए तो कह देना कि मैंने तुम्हें बताने से मना किया था, धैर्य ने कहा। अनीसा होटल के कमरे में आते ही बेड पर औंधे मुंह लेट गई। वो जोर जोर से रोई, दिल खोल कर रोई। ये क्या हो गया? उसका धैर्य जिंदा है पर उसे इसकी फिक्र ही नहीं। वो इसे चाहता ही नहीं। क्यों? क्या मैं खूबसूरत नहीं? क्या मैं उसके काबिल नहीं? वो और तेज तेज रोने लगी। उसने कहा था कि फिजियोथेरेपिस्ट बनो, मैं बनी। उसके लिए उसके पापा के साथ रही। वो क्यों मुझे नहीं चाहता? धैर्य, मैं ऐसा क्या करूं कि तू मुझे प्यार करने लगे? मेरा जीना ही बेकार है, मुझे मर जाना चाहिए। अब मैं और नहीं सह सकती। अचानक उसे याद आया, नहीं, मैं मर नहीं सकती। अभी तो धैर्य को मैंने ठीक करना है, फिर मैं उससे दूर हो जाऊंगी। उसने रोना बंद किया, अपने आंसू पोंछे और सोचने लगी। एक बार वो ठीक हो जाए, वो अपने पैरों पर चलने लगे, उसके बाद मैं चली जाऊंगी उससे दूर, बहुत दूर। फिर ये जिसे प्यार करता है वो इसे मिल जाए। बस अब ये मेरा मकसद है। इसके आने के बाद इसके पापा को भी मेरी ज़रूरत नहीं होगी। पापा और भैया को अब तक मेरे बिना जीने की आदत हो ही गई है। किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। सोचते सोचते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन धैर्य की रिपोर्ट्स आ गई। अनुज ने देखी, फिर उसने उसी वक्त अनीसा को फ़ोन किया। अनीसा इसी फ़ोन का वेट कर रही थी। उसने फ़ोन बजते ही उठा लिया। हेलो, हाँ जी डॉक्टर, उसकी रिपोर्ट्स आ गई। ओ ठीक है, मैं आती हूँ, कहकर उसने फ़ोन बंद किया और ड्राइवर को कार निकालने को कहा। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गई। अनुज गेट पर ही उसका वेट कर रहा था। उसके आते ही वो उसे अपने कमरे में ले आया। अनीसा को उसका बिहेवियर कुछ अजीब लगा। वो बोली, डॉक्टर अनुज, आप मेरे लिए नीचे न खड़े होइएगा। मुझे ऐसे स्पेशल ट्रीट कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाया करूँगी। आपने मेरे लिए इतना किया है, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आपके लिए कुछ भी, मेरा मतलब इतना तो कर ही सकता हूँ। अनुज कहने लगा था कि वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने मौका संभाल लिया।
उसने अनीसा को धैर्य की रिपोर्ट्स दिखाई। अनीसा ने एक एक एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई ध्यान से चेक की। उसने कई बार उन्हें पढ़ा। जी ये ठीक हो जाएंगे, चलिए चलकर देखते हैं। अनीसा ने अपने दिल को काबू में किया और समझाया, वो पराया है, उसके लिए न धड़क। वो सिर्फ एक पेशेंट है, हमारा काम उसे ठीक करना है, बस हमें इस बारे में नहीं सोचना। फिर भी दिल तो दिल है, अगर वो मानने वाला होता तो पहले ही उससे प्यार न करता, या फिर जब ये लंदन आई थी तभी उसे भुला देता। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वो कहाँ मानने वाला था। जैसे जैसे वो धैर्य के कमरे के पास आ रही थी, उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसने अपने हाथों को भींच लिया। वो धड़कते दिल के साथ कमरे में आ गई। उसने धैर्य की तरफ देखा। वो भी सुबह से उसके इंतजार में दरवाजे पर नजरें टिकाए बैठा था। उसे देखते ही मुंह फेर लिया। अनीसा ने उसे मुंह फेरते देखा। उसके जख्मी दिल पर मानो धैर्य ने नमक छिड़क दिया हो। उसने खुद को मजबूत किया और बोली, हेलो मिस्टर सेठ, कैसे हैं आप? थैंक यू डॉक्टर, मैं पहले से बहुत ठीक हूँ, बस उठने लायक हो जाऊँ। व्हील चेयर पर भी जिंदगी काट लूँगा, धैर्य ने ये जताते हुए कहा, जैसे वो उसे कल से पहले कभी मिला ही नहीं। अनीसा को जो तकलीफ हुई वही जानती थी। उसके चेहरे पर दर्द बिखरने लगा था, पर उसने उसी वक्त खुद को संभाल लिया। उसने चेहरे पर भाव नहीं आने दिए। वो धैर्य को चेक करने लगी। उसने उसकी टांगें एक एक करके हिला कर देखी। वो उनमें उसे कोई कमी नहीं लगी, जैसे एक्सरे में था। प्रॉब्लम उसकी डिस्क में थी। उसकी L3, L4, L5 तीनों को नुकसान हुआ था। उसके कारण वो हिल नहीं पा रहा था, चलना तो दूर की बात थी। उसने धीरे से उसे पलट कर देखा। वो बहुत मुश्किल से पलटा, पर उसने अनीसा को ये शो नहीं किया। अनीसा को पता था उसको दर्द हो रहा होगा। मिस्टर सेठ, जब दर्द हुआ मुझे रोक दीजिएगा। वो उसकी पीठ को मलने लगी। उसे प्रॉब्लम समझ आ गई थी। ढंग से करने के लिए उसे उल्टा लिटाना था। मिस्टर सेठ, आप उल्टा लेट सकते हैं? अनीसा ने पूछा। दर्द की वजह से धैर्य बोल नहीं पाया। उसने हाँ में सिर हिला दिया। अनीसा को समझ आ गया कि वो बहुत दर्द में है। अनीसा ने अनुज को बुलाया और उसे उल्टा लिटाने को कहा। उसने धैर्य की टांगें पकड़ी और अनुज को सिर के तरफ से पकड़ने को कहा। अनुज उसे ठीक नहीं पकड़ रहा था। उसने समझाया भी, पर अनुज को समझ नहीं आ रहा था। तब उसने अनुज को उसके पैर पकड़ने को कहा और खुद सिर की तरफ आ गई। उसने एक हाथ उसके सिर के पिछली तरफ रखा और दूसरा उसकी पीठ पर, जहाँ की डिस्क हिली थी। फिर उसने धीरे धीरे उसे अपनी तरफ मोड़ा। धैर्य ने खुद को उससे दूर रखने की कोशिश की। उसका सारा बदन अकड़ गया। वो खुद को उससे दूर रख रहा था, पर अनीसा की बाहें छोटी थी और उसने उसे कसकर पकड़ रखा था। इसी चक्कर में धैर्य का सिर उसके सीने को छू गया। दोनों का ही शरीर कांप गया, पर अनीसा ने खुद पर काबू किया और ध्यान से उसे उल्टाया। अनुज ने बचाकर उसके पैर पकड़कर उल्टे किए। अनुज को खुद पर गुस्सा आ रहा था। अगर वो अनीसा की बात समझ जाता तो धैर्य आज उसके इतना करीब न होता। उसे उल्टा लिटाकर अनीसा खुद चेयर पर बैठकर हांफने लगी। अनुज ने उसे पानी दिया। वो पानी लेकर धैर्य के पास गई और उससे बोली, ठीक हो धैर्य, लो थोड़ा पानी पी लो। धैर्य ने उसकी तरफ देखा। उसने चम्मच से पानी पिलाया, क्योंकि उसे ज़्यादा पानी अभी नहीं देना था। फिर अनीसा ने खुद ही टिश्यू लेकर उसका मुंह साफ किया। अनुज को और मरीज देखने थे, सो वो चला गया। मैं आज से ट्रीटमेंट शुरू कर रही हूँ, धीरे धीरे से शुरू करेंगे, जहाँ दर्द हो बता देना। धैर्य ने अभी कुछ नहीं कहा, बस सर हिला दिया। अनीसा उसकी पीठ की मालिश करने लगी। उसने कई जगह से जॉइंट्स को मला। धैर्य को कुछ आराम आया। अब उसका दिल रिलैक्स हो गया। अनीसा उससे कुछ पूछती तो वो सर हिला देता या हूँ हाँ नहीं ही कह रहा था। धैर्य, अब ज़्यादा दर्द तो नहीं है? अनीसा ने पूछा तो वो कुछ नहीं बोला। अनीसा ने उसकी तरफ देखा। वो सो गया था। अनीसा मुस्कुरा दी। इसका मतलब उसका इलाज ठीक हो रहा है। उसने उस पर चादर उड़ाई और कुर्सी पर बैठ गई। वो भी रात को अच्छे से सो नहीं थी। सो कुछ देर बाद उसे भी नींद आ गई। जब धैर्य की आंख खुली तो उसने सामने कुर्सी पर अनीसा को सोए पाया। उसकी अनीसा अपनी उम्र से कितनी बड़ी लगने लगी है। मेरे प्यार के दर्द ने इसे इतनी जल्दी बूढ़ा कर दिया। उसे कुछ देर पहले का सीन याद आ गया, जब वो अनीसा की बाहों में था। वो इतने करीब थे कि दोनों को एक दूसरे की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। उसका सिर अनीसा के सीने पर था और अनीसा का सिर धैर्य के कंधे पर था। अनीसा ने कुछ देर अपना सर उसके कंधे पर ही टिकाए रखा। वो उसकी सांसें अपने कानों के पास महसूस कर रहा था। ये याद करते ही धैर्य के चेहरे पर लाली आ गई। उसके कान भी लाल हो गए थे। आज से पहले उसने बस एक बार ही अनीसा को गले लगाया था, और वो भी 5 साल पहले।
आज ये सब नया था। वो परेशान था कि वो खुद पर काबू कर लेगा, अपने दिल को भी काबू कर लेगा, लेकिन अपनी सांसों और अपने शरीर पर कैसे काबू करे, जो उसके पास आने मात्र से कांपने लगता है और लाल हो जाता है। वो वहीं लेटा अनीसा को देखे जा रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो उठकर उसे गले लगा ले। वो देख रहा था कि अनीसा ने आंखें खोली। दोनों की आंखें मिलते ही वो घबरा गया। उसने कहा, मुझे सीधा होना है। ओह! अनीसा जल्दी से उठकर उसके पास आई। उसे डर था कि उसे उल्टे लिटाए बहुत देर हो गई है, उसे दर्द जो हो रहा होगा। उसने बाहर निकल कर देखा, कोई भी वहाँ नहीं था। फिर वो अकेली ही उसे सीधा करने लगी। तुम अपनी टांगें खुद से मोड़ लोगे? अनीसा ने उससे पूछा। ठीक है, देखना अपना वेट मेरे पर ही रखना, खुद से जोर न मारना, मैं उठाती हूँ। कहकर अनीसा ने पहले की तरह एक बांह धैर्य के सिर के पीछे रखा और दूसरा कमर पर रख कर बोली, धीरे से अपनी टांग पीछे को घुमाना। हाँ, अब धीरे से सीधे हो जाओ, अपनी बाहें मेरी कमर में डाल लो, मुझे पकड़ कर रखो। धीरे धीरे, हाँ बस हो गया, बस, कहकर उसने धैर्य को सीधा कर लिया। दोनों की सांसें फूल गई थी। अनीसा ऐसे ही उसके सीने पर लेटी थी, धैर्य की बाहें भी उस पर थी। दोनों ऐसे ही लेटे थे। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। धैर्य की सांसों में उसकी खुशबू अंदर तक भर गई। तभी अनुज अंदर आया। धैर्य जो उसकी पीठ थपथपा रहा था उसे हिलाकर बोला, थैंक यू डॉक्टर, हो गया। कहकर उसने अपनी बाहें हटा ली। तब अनीसा ने धीरे से अपने हाथ उसके नीचे से निकाले। वो खड़ी हुई तो उसकी आंखें गीली थी। धैर्य का दिल अंदर तक हिल गया। उसने अनीसा के मुंह से अपनी आंखें दूसरी तरफ कर ली। अनीसा ने अपना मुंह साफ किया और अनुज से पूछा, डॉक्टर अब ये कैसा है, कुछ फर्क है? उसने जो भी देखा उसे इग्नोर कर दिया। इनसे पूछिए मिस्टर सेठ कैसे हो? अनुज मन में सोच रहा, ये तो मज़े में ही होगा जो इस तरह लिपट रहा था। कमीना पहले तो किसी के लिए मरने की बातें करता था, अब इसे देखकर इस पर डोरे डालने लगा। मैं अनुज जी को बताऊंगा कि इसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। वो सोच ही रहा था कि धैर्य बोला, इतने दिन बाद साइड चेंज की तो तकलीफ ज़रूर हुई, पर मुझे लगता है मेरी पीठ की हालत इतनी ख़राब नहीं है जितनी मैं समझा था। मतलब अब मैं सीधा हुआ तो इतना दर्द नहीं हुआ। बस इसी तरह दिन में 2 बार मसाज करनी पड़ेगी, फिर आप जल्द ही ठीक हो जाओगे, अपने पैरों पर चलने भी लगोगे, अनीसा ने कहा। चलो अच्छा है, ये जल्दी ठीक हो जाए तो मुझे भी चैन आए, अनुज बोला। फिर अनीसा से बोला, डॉक्टर अनु अब मैं आ गया हूँ, मैं संभाल लूँगा, आप घर जाकर रेस्ट कीजिए। थैंक यू, आपने मेरे लिए इसका ध्यान रखा। चलिए आपको छोड़ देता हूँ। अनीसा उसके साथ चल दी। उसने धैर्य को बाय भी नहीं कहा। धैर्य उसे जाते हुए देखता रहा। उसे खुद से अनीसा की खुशबू आ रही थी। वो अपना सिर झुकाकर उसकी खुशबू से उसे अपने पास महसूस कर रहा था। अनुज अनीसा को छोड़ने नीचे तक आया तो वहीं पास के कॉफ़ी हाउस जाने के लिए जिद करने लगा। अनीसा ने सोचा कि रोज़ रोज़ मना करने से अच्छा है कि एक बार चली ही जाऊं, सो वो उसके साथ चली गई। वो लोग कॉफ़ी हाउस में बैठे तो अनुज ने बात शुरू की। डॉक्टर अनु, ये धैर्य मेरा फ्रेंड है। मैं कमल और धैर्य हम एक साथ पढ़ते थे। अच्छा, ये न किसी लड़की को प्यार करता है, उसी के लिए ये जल्दी ठीक होना चाहता है। कमल बता रहा था कि ये उसे बहुत प्यार करता है, जान भी दे सकता है। अनुज बस इसे यही बताना चाहता था ताकि ये उससे दूर रहे। अनीसा भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी। उसने दुनिया देखी थी। वो अनुज की हर फीलिंग समझ रही थी। वो इसे सीधे जवाब देने वाली थी, पर यह बात सुनकर कि ये धैर्य और कमल का क्लासमेट है तो वो कुछ नहीं बोली। क्या धैर्य या कमल ने इसे मेरे बारे में बताया नहीं? और ये कौन है जिसे धैर्य प्यार करता है? क्या उसे इससे मुझे लंदन मिलने के बाद प्यार हुआ होगा? उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। वो धैर्य को किसी और लड़की के साथ हंसते हुए बात करने के बारे में सोचकर ही कांप गई। वो उसे नहीं चाहता, न सही, पर वो किसी और का नहीं हो सकता। वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। अनुज उसके चेहरे के बदलते रंग देख रहा था और बोला, क्या हुआ डॉक्टर अनु, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थकावट सी है। इतने में कॉफ़ी आ गई। उसने कॉफ़ी उठाई और गर्म गर्म ही पी ली। कप रखते ही उठी और बाहर आ गई। अनुज ने जल्दी से पैसे निकाले और बिल भर कर लगभग भागता हुआ उसके पीछे आया। तब तक अनीसा कार में बैठकर चली भी गई थी। अनुज खड़ा उसे देखते ही रह गया। वो वापस धैर्य के पास आ गया। अनीसा सीधे होटल आ गई। वो परेशान हो गई थी। जब से उसकी ज़िंदगी में धैर्य आया था तब से उसने सिर्फ रोना ही देखा, खुशी कभी नहीं देखी। इसका दिमाग खराब था जो उससे प्यार कर बैठी। हर लव स्टोरी में प्यार के बदले प्यार मिलता है, पर उसकी किस्मत में प्यार था ही नहीं। 9 साल हो गए थे और इन 9 सालों में उसने कोई खुशी नहीं देखी।
वो शिकायत किससे करे जब गलती उसकी अपनी थी। उसका अपने दिल पर ही जोर नहीं था, वो किसी को क्या कहे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे कैसे भूले। उसने ये साल उसकी यादों के साथ काटे हैं। वो सोचती थी कि वो उसे प्यार करता था, पर अब उसे पता चला कि वो किसी और को चाहता है। भगवान ने मुझे क्यों जिंदा रखा? मुझे भी उसी पल मार देता जब मुझे प्रोजेक्टर के बारे में पता चला था। मुझे ये खुशी तो थी कि वो मुझे चाहता है। उसी एहसास के साथ मर जाती, आत्मा को तो शांति मिलती। उसने बहुत सोचकर कमल को फ़ोन किया। कमल ने जैसे ही नंबर देखा तो वो डर से काँप गया। वो सोचने लगा कि वो क्या कहेगा। जैसे ही फ़ोन बंद होने वाला था कि उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो, हाँ निशा, क्या बात है? आज मेरी याद कैसे आई? उसने जानबूझकर बात छुपाते हुए पूछा। क्या तुम कुछ भूल रहे हो जो मुझे पता होना चाहिए? अनीसा ने थोड़ा गुस्से से कहा। कमल इतने दिन से इसी बम के फटने के डर में जी रहा था। उसे पता था ये किसी भी समय फट सकता है। वो आज फट ही गया। वो बोला, अनीसा तुम्हें पता ही है धैर्य ने मुझे मना किया था। वो चाहता था कि तुम अपनी लाइफ किसी और के साथ बिताओ, इसलिए उसने ये सब किया। अब मैं बीच में फंस गया था। फिर मैं भी तुम्हारी खुशी चाहता था। तुम मेरी खुशी चाहते थे। मेरी खुशी किसमें है तुम्हें पता नहीं है क्या? अनीसा गुस्से से बोली। अनीसा, तुम मेरी बात समझ नहीं। धैर्य का सोचना यह था कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा, इसलिए अगर तुम उसके साथ रहोगी तो सारी उम्र उसे झेलना पड़ेगा और हो सकता है कि तुम दोनों के रिश्ते में अनबन हो जाए। वो कहता था इस सब से अच्छा है कि वो खुद को तुमसे दूर कर ले, कमल बोला। अनीसा उसकी बात सुनकर हैरान हो गई और बोली, क्या मतलब तुम्हारा कहना है कि वो मुझे पसंद करता है पर अपने एक्सीडेंट के कारण मुझे खुद से दूर कर रहा है? हाँ यही सच है, तुम्हें नहीं पता? देखो अगर नहीं पता तो ये कभी भी किसी को मत बताना। धैर्य को तो बिल्कुल नहीं। मेरे लिए तुम दोनों ही एक समान हो। मैं दिल से तुम दोनों को मिलाना चाहता हूँ, कमल बोला। अच्छा ठीक है, अगर तुम सच कह रही हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, पर तुम्हें अब से मेरा साथ देना होगा। धैर्य को तुम भी कुछ मत बताना और मैं भी कुछ नहीं बताऊंगी। ओके डील, अनीसा ने कहा। हाँ मुझे मंजूर है, डील डन, कमल बोला। फ़ोन बंद करने के बाद वो कमल की बातों के बारे में सोचने लगी। उसे दिल से खुशी हो रही थी। उसे अब तक ये सोचकर परेशान थी कि धैर्य उसे प्यार नहीं करता, लेकिन अब जब उसे पता चला कि धैर्य ये सब उसके भले के लिए कर रहा है तो वो बहुत ही खुश थी। खुशी में गुनगुनाए जा रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बताए कि धैर्य उसे चाहता है। उसने सोच लिया था कि वो अब धैर्य को छोड़ेगी नहीं। अब वो पूरी तरह से अपने प्यार को हासिल कर लेगी। वो उसी वक्त शॉपिंग करने गई। उसने अपने लिए पिंक कलर की ड्रेस ली, साथ में मैचिंग सैंडल और पर्स भी लिया। अगले दिन वो तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंच गई। वो अपने साथ फूल और फल लेकर आई। वो धैर्य के कमरे में आई तो धैर्य उसका ही इंतजार कर रहा था। उसके पास ही अनुज बैठा था। अनीसा सोचकर कुछ आई थी, पर धैर्य को देखकर उसका दिल बदल गया। उसे लगा कि इसने मुझे बहुत सताया है, अब मैं इसे सताऊंगी। उसे मस्ती करने की सूझी। वो अनुज के पास गई और बोली, हेलो अनुज, आप रात भर से इसके पास होंगे, जाइए अब रेस्ट कीजिए। ओह हेलो डॉक्टर अनु, आप आ गई? वाह, आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। आप ऐसे ही रंग डाला कीजिए, आप पर अच्छे लगते हैं। थैंक यू। असल में किसी के कारण मेरी ज़िंदगी बेरंग हो गई थी। लगता था कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा, पर अब कोई मिल गया है जिसने मुझे आगे बढ़ने की सलाह दी है। इसी की बात मानकर मैंने ये कपड़े पहने। मैंने भी सोच लिया है कि अब आगे बढ़ना चाहिए। आखिर कब तक पास्ट के कारण अपना फ्यूचर बर्बाद होता देखते रहें? अनीसा बोली। ये तो है ही। मैं तो आपको कब से कह रहा था कि किसी के लिए खुद को बांध कर रखना अच्छा नहीं है। आप आज दोपहर के बाद क्या कर रही हैं? अनुज ने पूछा। जी फ्री हूँ, क्या काम है? अनीसा ने एक्टिंग करते हुए कहा। धैर्य इन दोनों की बातें सुनकर अंदर ही अंदर जल रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। उसे इन दोनों पर ही हैरानी हो रही थी। क्या अनीसा जानती नहीं कि अनुज मेरा दोस्त है? या क्या अनुज नहीं जानता कि अनीसा मेरा प्यार है? दुनिया भरी पड़ी है, कहीं भी किसी से भी दिल लगाओ, बस मुझसे दूर जाकर मेरे आसपास न रहो। अब समझा, ये अनुज मेरे पास सुबह से इसी की वेट कर रहा था। और इस अनीसा को देखो जो मेरी विधवा बनकर रहने को भी तैयार थी, अब मेरे ही सामने किसी और के लिए फूल लेकर आई है और कैसे हंस हंस के बातें कर रही है। क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? अनुज इंग्लैंड में ही जन्मा और यहीं पला बड़ा था, सो उसे प्रपोज करने में कोई वक्त नहीं लगा। धैर्य ये सुनकर खांसने लगा। अनीसा और अनुज भागकर उसके पास आए। अनीसा ने झट से एक हाथ उसके सिर के नीचे रखा और दूसरे से उसकी पीठ मलने लगी।
एक तरह से उसने उसे अपने सीने से लगा लिया था। अनीसा को सुकून मिला। वो कुछ देर उसे ऐसे ही गले लगाए खड़ी रही। अनुज पास खड़ा उन दोनों को देख रहा था। तभी धैर्य ने कहा, अनीसा अब मैं ठीक हूँ। अनुज उसकी बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, धैर्य तुम्हें शायद गलती लगी है, ये डॉक्टर अनु है, तुम्हारी अनीसा नहीं। नहीं डॉक्टर अनुज, आपको पता नहीं, शायद मेरा ही नाम अनीसा है। धैर्य मुझे अनीसा बुलाता था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और भी मुझे अनीसा बुलाए, इसलिए मैंने अपना नाम अनु कर लिया। अनुज असल में मैं धैर्य की अनीसा ही हूँ, कहकर अनीसा ने धैर्य को फिर से गले लगा लिया। लेकिन अनीसा, तुम अनुज का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। मेरे साथ रहना जीना नहीं मौत है। मैं अकेला ही काट लूँगा, तुम खुश रहो बस। वो अनीसा को अलग करते हुए बोला। धैर्य, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर दिल है, पत्थर नहीं है कि आज तुम्हारे साथ तो कल इसके साथ। तुम शायद जानते नहीं या जानना नहीं चाहते, मैंने दिल ही दिल में तुम्हारी तस्वीर को सामने रखकर तुमसे शादी कर ली थी और अब मैं तुम्हारी विधवा बनकर तुम्हारे घर रह रही हूँ। तुम्हारे लिए कितना आसान है कहना कि मैं इसकी हो जाऊँ या उसकी हो जाऊँ। अगर यही मेरे साथ होता तो क्या तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लेते? मुझे तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं सारी उम्र कुंवारी रह लेती पर किसी से शादी न करती। अनीसा ने दिल की सारी भड़ास निकाल दी। अनुज उन दोनों को देखे जा रहा था। वो बोला, धैर्य, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसे ख्याल मन में लाता ही नहीं। मुझे क्या है, लड़कियों की कमी है। आज भी हॉस्पिटल की हर लेडी डॉक्टर और नर्सें मेरी दीवानी हैं। तुम अपना सेटल करो, मैं अपने काम पर चला। कहकर वो वहाँ से चला आया। बाहर आकर उसने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया और दीवार के साथ पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। उसके सीने में दर्द सा हो रहा था। उसे लगा जैसे उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया हो और अब हर टुकड़ा सीने में चुभ रहा हो। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे, इसलिए वो वहाँ से चल दिया। इधर अनीसा और धैर्य में अभी तक बहस चल रही थी। अनीसा बोली, धैर्य, तुमने इतना कुछ कहा, मैं सुनती रही, बस वही नहीं कहा जो मैंने सारे स्कूल के सामने कह दिया था और जो मैं कब से तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ। पर तुम अगर नहीं भी कहोगे तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक तुम्हारे साथ ही रहूंगी। कहकर वो फिर से उससे लिपट गई। इस बार धैर्य ने उसे रोका नहीं और खुद से लिपटी अनीसा की चिन को पकड़कर उसका मुंह उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अनीसा, आई लव यू। कहकर धैर्य ने अनीसा को फिर से गले लगा लिया। अनीसा ने भी आंखें बंद कर ली और दोनों इस प्यार में काफ़ी देर एक दूसरे से लिपटे रहे। यूं ही लिपटे रहने के बाद अनीसा बोली, चलो तुम्हारी मसाज करूं, इससे जल्द ही ठीक हो जाओगे, फिर हम घर वापस चलेंगे। धैर्य ने उसे प्यार से उसकी तरफ देखते हुए उसे छोड़ने से पहले उसके गालों को चूम लिया। हाँ, अब तो मुझे भी ठीक होने की जल्दी है, जल्दी से ठीक होकर तुमसे शादी करूँगा। फिर अनीसा ने अपने बाल और कपड़े ठीक किए और उसकी मसाज करने लगी। अब वो दिन में 2 बार मसाज करती थी। अब वो धीरे धीरे चलने भी लगा था। उन्होंने अनुज की हेल्प से हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली। अनीसा ने अपने पापा को फ़ोन किया। हेलो पापा, मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया है। मैं कल अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंडिया आ रही हूँ। क्या पुत्र, तू इंग्लैंड गई है या किसी बिजली लोक में झटके पे झटके दिए जा रही है? पहले फ़ोन किया कि तुझे प्राइज़ मिला है, अब ये तो पूरा 440 वाल्ट का झटका दे दिया। चल, तू खुश है तो हम भी खुश हैं, पापा बोले। पापा से बात करके उसने धैर्य के पापा को फ़ोन किया। हेलो पापा, ठीक हो? हाँ बेटा, ठीक हूँ। कब वापस आओगी बेटा? घर काटने को दौड़ता है। पापा, मुझे मेरी पसंद का बॉयफ्रेंड मिल गया है। वो हम दोनों के साथ ही रहेगा। हाँ, ये बात और है, अगर आपको पसंद न आए तो हम अलग नहीं, फिर भी हम साथ ही रहेंगे। आप उससे मिलोगे तो देखते रह जाओगे। अनीसा की बात सुनकर धैर्य के पापा को धैर्य के लिए दुख हुआ, पर फिर अनीसा के लिए अच्छा लगा कि चलो उसने अपने बारे में तो सोचा। अगले दिन वो सुबह की फ़्लाइट से इंडिया के लिए रवाना हो गई। धैर्य प्लेन में भी अनीसा का हाथ पकड़े बैठा था। अनीसा उसके कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। धैर्य बहुत खुश था, उसे उसकी ज़िंदगी जो वापस मिल गई थी। वो लोग रात के करीब 7 बजे इंडिया पहुंच गए। उन्हें लेने कमल आया है। प्लान के मुताबिक कमल ने धैर्य के पापा को भी अनीसा के घर छोड़ दिया था ताकि सब एक बार में मिल सके। भगवान तुम दोनों को ऐसे ही खुश रखे, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं है। कमल ने अपनी आंखें साफ करते हुए उन दोनों को गले लगा कर कहा। अच्छा, अब रो मत, अभी तो तुझसे बहुत कुछ पूछना बाकी है, धैर्य ने अपने स्टाइल में कहा तो कमल डर गया।
मैंने इसे कुछ नहीं बताया, चाहो तो पूछ लो। हाँ, बस यही कहा था कि तुम प्यार तो करते हो, बस अपनी हेल्थ के कारण दूर रहते हो। सच्ची कह रहा हूँ माँ कसम, कमल बोला। अब मैं समझी, पहले मुझे लगता था कि तुम चुगलखोर हो जो हर बात धैर्य को बताते हो, लेकिन आज पता चला कि तुम बताते नहीं हो, धैर्य तुमसे निकलवा लेता है, कहकर वो हंस पड़ी। कमल को बात समझ आई, वो भी हंस दिया। वो लोग घर पहुंचे तो सभी उनका इंतजार कर रहे थे। गौरव दरवाजे पर ही वेट कर रहा था। अनीसा के कार से उतरते ही वो उसे साइड में ले गया और बोला, अनु, तुझे पापा ने परेशान तो नहीं किया शादी करने को? तूने अपनी मर्जी से किया है ना? कोई दबाव तो नहीं था ना? तू खुश हो? अनीसा अपने भाई का प्यार देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई और वो बोली, नहीं भैया, किसी का कोई दबाव नहीं था, आप एक बार उससे मिलो तो सही, कहकर वो गौरव को कार के पास ले गई। गौरव उसके साथ कार के दूसरी तरफ गया। उसने दरवाज़ा खोला तो वो हैरान रह गया। उसने दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया और लगभग चिल्लाते हुए बोला, धैर्य? अनु, ये कैसे? कौन है ये? माना कि तू धैर्य को बहुत प्यार करती है, इसका मतलब ये नहीं तू किसी को भी ले जाकर प्लास्टिक सर्जरी कराकर ले आएगी। तू ऐसे इसके साथ जिंदगी नहीं काट सकती। सिर्फ शक्ल धैर्य की कर लेने से वो धैर्य नहीं बन सकता। ये प्यार नहीं, पागलपन है। मैं इस रिश्ते को नामंजूर करता हूँ, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, कहकर वो अंदर की तरफ चल दिया। अनीसा उसके पीछे बोलती हुई भागी, भैया भैया, आप सुनो तो सही। लेकिन वो रुका नहीं। तो अनीसा ने पीछे कमल की ओर देखा जो धैर्य की व्हीलचेयर को लेकर आ रहा था। वो उन दोनों के साथ अंदर आ गई। अंदर आए तो गौरव बोल रहा था, पापा, हमने अनु को कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ा लिया। आपको पता है, उसने किसी की प्लास्टिक सर्जरी कराकर धैर्य बनाकर ले आई है। मैं इसके खिलाफ हूँ। वो ऐसा कैसे कर सकती है? अगर उसे किसी से प्यार होता तो चाहे वो जैसा भी होता मैं मान लेता, लेकिन ये पागलपन है। पापा, आप इसे समझा दो, ये नहीं चलेगा। गौरव को बहुत गुस्सा आ रहा था। अंजलि ने आकर उसका हाथ पकड़ कर कहा, गौरव, पहले शांत हो जाओ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। सभी हैरान होकर अनीसा, कमल और धैर्य की तरफ देखने लगे। वो लोग गौरव की बातों के कारण ज़्यादा सोच में पड़ गए थे। आखिर सच क्या है? ये धैर्य ही है या उसकी शक्ल में कोई और है? पापा, अनीसा आकर अपने पापा और फिर धैर्य के पापा को मिली और बोली, पापा, ये धैर्य ही है। इसने और कमल ने मिलकर हमें बेवकूफ़ बनाया। ये मरा नहीं था, ये कमल की मदद से इंग्लैंड चला गया था। ये राज सिर्फ इन दोनों को ही पता था। संयोग की बात देखिए, मैं प्राइज लेकर वापस आ रही थी तो एक डॉक्टर ने मुझे अपने पेशेंट को देखने को कहा। मैं मान गई। जिस पेशेंट को मैं देखने गई वो धैर्य था, जिसे मिलते ही मैंने पहचान लिया। अब हमारे बीच सब ठीक हो गया है और मैं इसे वापस ले आई। भैया, आपको मुझसे बहुत प्यार है, मुझे आपकी ही कसम, मैं जो भी कह रही हूँ। सभी देखे जा रहे थे। धैर्य और अनीसा के पापा धैर्य के पास आ गए और उसे प्यार करने लगे। धैर्य के पापा तो उससे लिपट कर रो पड़े। सॉरी पापा, हमारा इरादा आपको दुख देने का नहीं था। मुझे तो अपनी बीमारियों की वजह से ये फैसला लेना पड़ा। मैंने सोच लिया था कि जब ठीक हो जाऊंगा तो आऊँगा। सॉरी अंकल और गौरव, मैं आप सबका गुनाहगार हूँ। जो सज़ा चाहो दे दो, धैर्य बोला। क्या सच्ची धैर्य तुम? गौरव के मुंह से खुशी के मारे शब्द नहीं निकल रहे थे। वो उसकी तरफ बढ़ता हुआ पूछ रहा था। उसने सबसे पहले अनीसा को गले लगाया। ये मेरी अनु की तपस्या का फल है जो तुम वापस आ गए। अनु, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो, गौरव बोला। अनीसा गौरव के गले लगे रो रही थी। वो जोर जोर से रो पड़ी। भैया, आप बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे कभी भी कुछ गलत नहीं सिखाया, तो मैं कैसे कुछ गलत कर सकती थी? आपकी हिम्मत और प्यार के कारण ही ये सब हुआ। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, आगे भी ऐसे ही साथ देते रहिएगा। पगली, ये भी कोई कहने की बात है? भाई हूँ तेरा। इतनी सी थी जब मम्मी ने गोद में देकर कहा था, ये तेरी बहन है, इसका ध्यान रखना। फिर तू है भी इतनी प्यारी कि तेरा ध्यान कैसे न रखता, कहकर उसने उसके माथे पर किस किया और फिर बोला, सच में मैं बहुत खुश हूँ, तुझे धैर्य मिल गया। मुझे तेरी बहुत फिक्र थी कि तू इतनी बड़ी जिंदगी कैसे काटेगी। अब कोई चिंता नहीं है, इसे ठीक तो तुम कर ही लोगी। उसने उसके बालों पर हाथ फेरा तो अनीसा इरिटेट होकर बोली, भैया। वो गौरव के बालों को खराब करने के लिए उछली, लेकिन गौरव लंबा था, वो बालों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। दोनों हंस रहे थे। निशु उन्हें खेलते देख उनके पास आ गई और बोली, बुआ, मैं भी। तो अनीसा ने उसे उठा लिया और उसने गौरव के बाल बिखेर दिए। तीनों खूब हंसे। निशु उछल उछल कर तालियां मार रही थी। दूसरी तरफ कमल, दोनों पापा और अंजलि धैर्य के पास बैठे उसकी बातें सुन रहे थे। धैर्य अपनी आप बीती सुना रहा था
और बीच बीच में खुशी से झूमती अनीसा को भी देख रहा था। वो अचानक से चुप हो गया। उसने अनीसा को इतना खुश तब देखा था जब वो शुरू शुरू में मिले थे। तब ये क्लास में सारा दिन ऐसे ही खुश रहती थी। उसे उस तरफ देखते देख सभी अनीसा को देखने लगे। किसी ने भी अनीसा को कितने सालों से ऐसे खुश नहीं देखा था। वो निशु और गौरव के साथ मस्ती कर रही थी और जोर से हंस रही थी। अचानक से गौरव उनके गुदगुदी करने से रुक गया और अनीसा को ऐसे हंसते देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकला। वो कब से अपनी बहन की इस हंसी को तरस रहा था। उसके आंसू झरने की तरह बह निकले। वो पोंछे जा रहा था और आंसू निकलते जा रहे थे। निशु और अनीसा एक दूसरे को गुदगुदी करने में मस्त थी। अनीसा धैर्य को पाकर खुश थी तो वो खुशी फूट फूट कर निकल रही थी। सभी उन्हें देख रहे थे। गौरव को रोता देख अंजलि, मिस्टर सेठ और मिस्टर बत्रा की आंखें भी नम हो गई। सभी को अनीसा के वो दर्द भरे दिन याद आ गए। तभी आंटी जो उन्हें खाने के लिए बुलाने आई थी, उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, आइए खाना लग गया है। सभी ने उसकी तरफ देखा। तब अनीसा को पता चला कि गौरव रो रहा है। क्या हुआ भैया, रो क्यों रहे हो? नहीं कुछ नहीं, तुझे इतना खुश बहुत दिनों बाद देखा है ना, तुझे अब किसी की नज़र न लगे, कहकर उसने अनीसा की बलाएं ली। उसने आंटी को इशारा किया। आंटी उसी वक्त चुटकी भर नमक लाकर अनीसा के ऊपर से वार कर पानी में बहा दिया। इसी तरह उसने धैर्य की नज़र भी उतारी। खाना खाने के बाद सब अनीसा और धैर्य की शादी की बात करने लगे। अनीसा अंजलि और निशु से धैर्य को मिलाने लगी। निशु पहले तो उसके पास जाने से डर रही थी। फिर जब अनीसा ने बताया कि इससे उसकी शादी होनी है तो वो खुश होकर उसके पास चली गई। आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा मैंने आपके बारे में अनीसा और गौरव जी से सुना है। अब देखिएगा, मेरा मतलब है अपनी अनीसा को दुख मत दीजिएगा, अंजलि बोली। अनीसा को दुख देना खुद को दुख देना है। बहुत दर्द दे चुका हूँ मैं उसे और खुद को। बस अब और नहीं, अब हमारी लाइफ में कोई नहीं आएगा, मैं आने नहीं दूंगा, धैर्य अंजलि से बोला। धड़ाम, तभी एक जोर का धमाका हुआ। सबने उस ओर देखा। गौरव ने पार्टी पोपर चलाया था। वो आगे आकर बोला, ये अनु को मिले इनाम के लिए। अनु बहुत बहुत बधाई। हाँ पुत्र, तूने मेरा नाम ऊंचा कर दिया। मैं सोच रहा हूँ तेरे लिए अलग से हॉस्पिटल बना कर दे दूंगा जिसमें तुम टॉप का फिजियोथेरेपिस्ट रखना। मिस्टर बत्रा गर्व से बोले। हाँ बेटा, मुझे भी तुम पर बहुत मान है। मैं गर्व से सबसे कहूँगा कि मेरी बहू ये अखबार वाली डॉक्टर अनु है। क्या ये न्यूज़पेपर में आ गई? अनीसा ने पूछा। तो और क्या, तूने बताया नहीं तो क्या हमें पता नहीं चलता? तेरे सरप्राइज पर हमारा सरप्राइज कैसा लगा? गौरव बोला। तभी आंटी केक ले आई। अनीसा ने केक काटा और सबने खुशी बनाई। अनु पुत्र, अब तुम वापस अपने घर आ जाओ। जब जब धैर्य बारात लेकर आएगा और तुम्हें विवाह करके ले जाएगा उसके बाद ही तुम वहाँ जाओगी, अनीसा के पापा बोले। हाँ मिस्टर बत्रा ठीक कह रहे हैं, अब हम तुम्हें शादी करके ही अपने घर ले जाएंगे, धैर्य के पापा बोले। धैर्य अनीसा को देख रहा था। अनीसा का मुंह शर्म से लाल हुआ जा रहा था। बेशक वो पहले बहुत बोल्डली कहती थी कि मैंने धैर्य से शादी कर ली है, पर अब धैर्य के आने से बात बदल गई थी। वो शादी के नाम से ही शर्माने लगी थी। सब उसकी तरफ देख रहे थे तो उसने शर्मा कर सर झुका लिया। मैं भी बुआ की शादी में जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मुझे नहीं पता, मैं भी जाऊंगी। निशु, जो उनकी बातों से यही पता लगा कि उसकी बुआ की शादी है। अक्सर घर में किसी की शादी का कार्ड आता है तो या तो गौरव और अंजलि जाते या सिर्फ मिस्टर बत्रा जाते। निशु को लेकर नहीं जाते थे, इसलिए आज उसने पहले ही विद्रोह कर दिया ताकि समय पर कोई मना न कर सके। उसने स्कूल में बच्चों को नीचे बैठकर रोते हुए अपने हाथ पैर जोर जोर से मारते हुए जिद करते देखा था, सो वो भी वही करती हुई बोली। सब उसे देखकर हंस दिए। धैर्य ने उसकी बाँह पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, अगर ये तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे तो मैं लेकर जाऊंगा। सच्ची? पिंकी प्रॉमिस करो। निशु ने अपनी छोटी सी उंगली उसके आगे करते हुए कहा। धैर्य ने मुस्कुराकर अपनी छोटी उंगली से उसकी उंगली पकड़ी और बोला, पिंकी प्रॉमिस, मैं तुम्हें तुम्हारी बुआ की शादी में ज़रूर ले जाऊंगा। निशु खुशी से उछलने लगी। सभी उन दोनों को देखकर हंस दिए। फिर कमल, धैर्य और उसके पापा जाने लगे तो अनीसा ने कमल को समझाया, देखो इसे इस तरह पकड़कर खड़ा करना है, फिर बेड पर बिठाना है, फिर धीरे धीरे लिटाना है, सब कुछ ध्यान से करना। थोड़ी सी गलती इसे उम्र भर के लिए अपाहिज बना सकती है। वो एक डॉक्टर की तरह उसे समझा रही थी। तब मिस्टर सेठ बोले, मिस्टर बत्रा भाई, हम अपनी बहू को बाद में ले जाएंगे, फिलहाल हमें अपने बेटे के लिए डॉक्टर अनु की ज़रूरत है।
यही हमारे बेटे को ठीक कर सकती है। ठीक है अनु पुत्र, जाओ तुम इनके घर जाओ। देखो हम तुम्हें अपनी बेटी के रूप में नहीं भेज रहे हैं, हम तुम्हें एक डॉक्टर के नाते उसके साथ भेज रहे हैं। हमारे दामाद को जल्दी ठीक कर देना। पापा अनीसा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले। अनीसा ने गौरव की तरफ देखा। गौरव ने आंखें झपकाकर अपनी हामी भर दी। तब अनीसा सबसे विदा लेकर उनके साथ उनके घर आ गई। जब दिशा और तरुण को धैर्य के जिंदा रहने की खबर मिलेगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा? क्या अनीसा और धैर्य की जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी या फिर तरुण और दिशा कोई नई चाल चलेंगे? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग।